कामयाबी का दिन तब शुरू होता है जब तुम्हारे बहाने खत्म हो जाते हो। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो थोड़ा सा मेहनती बनो, क्योंकि कड़ी मेहनत चाहिए होता है तुम्हारे सपनों को पाने के लिए। वरना सपना तो हर कोई देखता है, दूसरों को बताने के लिए कोई खींच रहा है, इधर से ऐसे कोई खींच रहा है और इधर से मुझे कोई खींचेगा। मैं अगर चाहूंगा कि मैं यहाँ से ना ही इक्विलिब्रियम पे रहूं तो इधर से भी मुझे कोई उतना फोर्स नहीं खींचेगा, तभी मैं इक्विलिब्रियम पे रहूंगा। अगर दोनों का फोर्स इक्वल नहीं होगा तो मैं इधर ज्यादा होगा इधर चला जाऊंगा, इधर ज्यादा होगा तो इधर चला जाऊंगा। चीजों को हेलो 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 चैंपियंस, आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पायोन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं MRM लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक का, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड का दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। ओके, ये पूरा लेक्चर आपको बोर्ड के लिए पढ़ाया जा रहा है। आपको इतना गारंटी दे दूं बेटा, ये पूरा लेक्चर अगर देख लिया तुमको बहुत बढ़िया से समझ में आएंगे और जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आपसे पहले हो नहीं रहे थे आज वो हो जाएंगे। तो चलो जल्दी आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन रहेंगे उनके बीच में रिपल्सन होगा, दो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनके बीच में भी रिपल्सन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब हमने देखा एक चीज पढ़े थे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कहता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। लेकिन अट्रैक्ट और रिपेल तो कर ही रहे हैं, लेकिन कितना करने के पता करने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। चलो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बेटा, देखो ये आपको मैं समझा रहा हूं। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है देखिए, हमारे पास कोई दो चार्ज है। क्या है? दो चार्ज है। जैसे ये मान लो आपको Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। इन दोनों के बीच में क्या मैग्नीट्यूड है इन दोनों का हम लोग को पता नहीं, मतलब जैसे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनका नेचर क्या है हमको पता नहीं है। हमको बस इतना पता है ये प्लस और माइनस हो सकते हैं, ये प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है, कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन तो ये है व्हाट इज ए पॉइंट चार्ज। देखो बेटा पहले ये चीज को समझो, पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? अच्छा, क्या हम लोग अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? क्या अर्थ को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हैं? देखिए अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अगर उस अर्थ का आपको डिस्टेंस मतलब रेडियस जो है 6400 किलोमीटर और आप बैठे हैं सन पे, सूरज से देख के रहे हैं अर्थ को, तो अर्थ आपको कैसे दिखेगा? छोटा दिखेगा। लेकिन क्या अभी आप अर्थ पे हो और आपको अर्थ छोटा दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब अगर हम चार्ज को जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर रेडियस ऑफ द चार्ज, मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज है और इसका कुछ रेडियस है r, और आप भाई साहब कहां बैठे हो पता है? यहां पे बैठे हो, और ये जो डिस्टेंस है ना d है। क्या है? d है। और अगर ये जो d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, दैट मींस द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन is very very greater than the radius of the charge, then that charge is regarded as point charge। ये चीज को आप समझ लो कि अगर आप कहां पे बैठे हो? आप यहां पे बैठे हो और यहां से आप क्या देख रहे हो? इस चार्ज को देख रहे हो, लेकिन आप चार्ज से कितना दूरी पे हो? d डिस्टेंस पे हो, और चार्ज का रेडियस क्या है? r है। अगर आपका d r से बहुत बड़ा हो गया तब आप इसको एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो। That means if the distance of the observation is very very greater than the size of the charge, then that charge is considered as a point charge। ये तो समझ में आ गया होगा
हाँ सर समझ में आ गया। अभी क्या समझेंगे? अभी समझेंगे अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 दूसरा है Q2 और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R, तो इनके बीच में कितना कूलम्बिक फोर्स जो है एक्सर्ट होने वाले हैं। तो कूलम्ब्स लॉ भाई साहब बताता क्या है? कूलम्ब्स बताता है मान लीजिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, दैट मींस दैट इज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हमारे इनके बीच में कितना है? F है। कितना है? F। Then, according to Coulomb's law, the force of interaction between two static charge is directly proportional to magnitude of the two charges, and that force, ये कौन सा फोर्स का बात हो रहा है भाई? कोलम्बिक फोर्स का बात हो रहा है। is inversely proportional to square of distance between, देख हमारे ऑब्जर्व के हिसाब से ये जो दो चार्ज है ये कहां पे है? r डिस्टेंस अपार्ट है। कहां पे है? r डिस्टेंस अपार्ट, और इनके बीच में जो फोर्स गिरेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड समझते हो? अगर +3 चार्ज होगा ना उसका भी मैग्नीट्यूड लोगे, +1 चार्ज का वो भी 1 आएगा, -1 का चार्ज होगा ना उसका भी मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आएगा। तो मान लीजिए अगर Q1 का वैल्यू जो है माइनस कूलम है 1 कूलम, तो जब यहां पे लिखेंगे ना तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ले लेंगे मतलब +1 हो जाएगा Q1 का वैल्यू यहां पे भी आके। समझ रहे हो? ये चीज समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू, लिख लो, नोट कर लो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, force of interaction between force of between two static चार्ज, समझ रहे हो? जो चार्ज ठहरे हुए हैं, एक किसी जगह पे ठहरे हुए हैं, स्टैटिक two static charges is directly proportional to product of अगर आप कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तभी यहां पे लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। अगर आपको फोर्स विथ साइन चाहिए तो आप मैग्नीट्यूड नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज को हम लोग आगे जाके थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड inversely proportional to the square of distance between them। जैसे कि हमारे पास क्या चार्ज है? Q1 Q2, F is directly proportional to Q1 and Q2 हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर Q1 Q2 का वैल्यू हम किसी भी तरह बढ़ाएं तो F का वैल्यू जो है बढ़ेगा, तो F is directly proportional to Q1 हो गया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर R का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे, अगर इनका दूरियां बढ़ाएंगे तो इनके बीच में जो फोर्स है वो घटेगा। मतलब एक कोई क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा कोई घटेगा तो वो लोग क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक कोई बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे अभी बेटा? अभी हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे तो F विल बी इक्वल टू हाउ मच? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और एक ही साथ लिख दिए। और यहाँ पे जो साइन है ये है प्रोपोर्शनलिटी साइन। फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग को कोई एक कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मान लीजिए कैपिटल K है, जिसको हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल K फिर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और हमारा K जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है
1/4πε0। अगर ये दो चार्ज वैक्यूम में हैं तो k का वैल्यू जो होता है इतना होता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और कितना होता है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। क्या आप ये एसआई यूनिट को रट रहे हो? रटना नहीं है, बिल्कुल यहीं से निकाल सकते हो बेटा। कैसे निकालेंगे? यहीं से देखो, k = हाउ मच हो जाएगा, फोर्स इंटू आर का स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। अब इसका जो ये दो क्या है, डायमेंशनल इक्वल होंगे, मतलब इसका जो एसआई यूनिट होगा ये इनका भी होगा। तो फोर्स का क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर होता है। और लास्ट क्लास में पढ़ाए थे बेटा, इसका क्या है एसआई यूनिट चार्ज का, कूलम है ना। तो लिखो फिर कूलम इंटू कूलम, जिसको लिखेंगे हम लोग कूलम स्क्वायर, और इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं। और ये बनता है वैल्यू ऑफ के इन वैक्यूम। ये क्या है, एसआई में। किस में है? एसआई में। ये एसआई में है। और एसआई मतलब एसआई तो समझते हो, इन्हें डायमेंशन थोड़ा सा पढ़ रखा होगा। और के का वैल्यू जो होता है 1 होता है। किस में होता है बेटा? ये सीजीएस में। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट तो पढ़ रखा होगा, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, उनमें से 2 में बता रहा हूं, ठीक है। जितना जरूरत है उतना ही बताएंगे, ठीक है। तो ये है फोर्स। और अगर हम लोग इसको बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा फॉर वैक्यूम कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई जो होगा क्या होगा, R स्क्वायर। ये लिख लो, ये बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन दे आर स्टैटिक चार्ज, मतलब व्हेन दे आर इन रेस्ट। अगर दो चार्ज रेस्ट पर रहेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होगा कूलम्बिक फोर्स, ये एक्सप्रेशन हमको बताएगा और इतना न्यूटन होगा। अगर सारा क्वांटिटी हम लोग को एसआई में लेंगे, Q1 Q2 और R को जो है एसआई में लिखेंगे और इसका जो वैल्यू एसआई में डालेंगे तो फोर्स जो निकल के आएगा वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, न्यूटन में आएगा। लेकिन एक और चीज एप्सिलॉन, ये क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या है, ओके, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो एक और चीज बता देता हूं, जैसे एसआई सिस्टम में अगर हम लोग क्या मान रहे हैं, कूलम मान रहे हैं चार्ज का एसआई यूनिट को, तो सीजीएस सिस्टम में होता है स्टार्ट कूलम। कितना होता है स्टार्ट कूलम? सीजीएस में चार्ज का क्या होता है, 2 रिलेशन याद रख लो बस, 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम बेटा, और 10 अब कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। इसको हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो हम पढ़ रहे हैं, और इसको ये जो सीजीएस है, ये सीजीएस है, ये एसआई है, इसको लेते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट में, ठीक है। ये आपका एक इंफॉर्मेशन है, ये एसआई है, ये सीजीएस है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में यूज होंगे। और ये अब कूलम ये जो आएगा मैग्नेटिक यूनिट में आएगा, जो कि चैप्टर 4 या चैप्टर 5 आपके ये में, ठीक है। देखो बेटा, लेक्चर में जितना चीजें हैं पढ़ाने में वक्त लगेंगे, अगर 1-2 घंटे में आपको कोई चैप्टर खत्म करके दे रहा है, इसका मतलब आपने ज्यादा वक्त समझने के लिए लिया नहीं। इसका मतलब अगर आप उसको ढंग से रिवाइज करोगे नहीं तो चीजें जो है आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं। इसीलिए ऐसे पढ़ो कि एक ही साथ पढ़ाई भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाएगा रिवीजन भी हो जाएगा खत्म, और दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ टाइम मिलता है सर, कहाँ मिलेगा, हमको भी नहीं मिला था, तुमको भी नहीं मिलेगा। स्कूल का होमवर्क रहता है, क्लास वर्क रहता है, फिर ट्यूशन का भी रहता है, फिर इधर से भी पढ़ना होता है यूट्यूब से। इसलिए ऐसे पढ़ो, एक ही बार पढ़ेंगे, एक ही बार नोट करेंगे और उसी में सारा चीज जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अभी हमारे पास क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
बहुत लोग इसको तरह तरह से पढ़ाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं जो नोटेशन यूज करूंगा वो प्योरली एनसीईआरटी में नोटेशन यूज किया हुआ है। इसीलिए देखो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हमारे पास क्या चार्ज है, एक सेम चार्ज है और एक डिफरेंट चार्ज है। हम इसके बेसिस पे समझेंगे, फिर इसका भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक समझाऊंगा, दूसरा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। पहले एक को बढ़िया से समझ लो। देखो, हमने यहां पे अगर दो पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो इसके ऊपर क्या फोर्स गिरने वाले हैं, इसके ऊपर जो फोर्स गिरेंगे, रुकिए इसको हम लोग करते हैं ऐसे, ये जो है फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 जो होगा, और इसको जो हम लोग लिखेंगे, अरे यार यही तो दिक्कत है। ओके देखो, अच्छा ये क्या हो गया, this is force on 1 due to 2, ओके इतना समझ लो। और एक नोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या है वो, देखो डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर मेजर करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, R21 वेक्टर, ठीक है। और अगर हम लोग जो है डिस्टेंस को यहां से यहां मेजर करेंगे, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो क्या आएगा, वो सेम आएगा, R12। तो सब चीज को मैं एक बार लिख लेता हूं, क्या है, एक होता है F12, दूसरा है, रुको एक है F12, चलो F21, R12, R21, इसको हम लोग कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज। देखो दो पॉजिटिव चार्ज है तो रिफिल करेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू, या तो ऐसे लिख सकते हो, 1 ना लिख के लिख सकते हो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ऐसे लिख सकते हो। और ये जो है उसका उल्टा होगा, ये क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये हो गया। और ये चीज, ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिस्टेंस measured from Q2 towards Q1, और इसको हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस measured from Q1 towards Q2, ये हो गया चार चीज। ये नोटेशन हमने यूज किया है अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से हमने ये नोटेशन यूज किया। चलो अब ये सब डिस्कस करने से पहले आपको बता दिया जाए, एक होता है यूनिट वेक्टर,
क्या होता है यूनिट वेक्टर। इसको रिवाइज करो आप लोग। वेक्टर में होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर किसी भी रैंडमली वेक्टर अगर आर कैप है विल बी इक्वल टू आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड, और इसको आप लोग लिख सकते हो आर वेक्टर बाई सिंपल आर। ये यूनिट वेक्टर होता है जो कि यूनिट वेक्टर आर जनरली यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, और 1 होता है, इसीलिए यूनिट वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। इस वेक्टर के यूनिट का मतलब एक होता है, उसका क्या होता है मैग्नीट्यूड। वो खाली ये जो आर कैप है या आर हेड पढ़ते हैं इसको, इसका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग आर होगा। अलोंग क्या होगा, अलोंग आर होगा। ये खाली आर का डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा 1 होता है। और यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है। एक यूनिट वेक्टर उसका यूनिट ही नहीं है, नाम उसका लेकिन यूनिट वेक्टर है, लेकिन उसका यूनिट है नहीं। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट नहीं होता। बढ़िया है। मतलब नाम उसका है लेकिन उसके नाम में, जैसे ऐसे मान लो किसी बच्चे का नाम दे दिया संस्कार, इसका ये थोड़ी है कि उसके अंदर संस्कार रहेगा। संस्कार दे दिया तो कौन है संस्कार, और जिसका संस्कार होगा नाम वो मुझे कमेंट बॉक्स में डांटेगा फिर। चलो, नहीं ऐसे होते हैं नाम, संस्कार होते हैं। फिर किसी का नाम गुड्डू बोल देते हैं, गुड थोड़ी होता है। नहीं तो ये बोल देते हैं क्या, जैसे बोलते हैं आदर्श, वो आदर्श थोड़ी होता है, आइडियल होता थोड़ी है। इसीलिए इसका नाम यूनिट किस लिए पड़ा है, इसका यूनिट की वजह से नहीं, यूनिट वेक्टर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो है मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसलिए उसका नाम यूनिट वेक्टर है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, 2 चार्ज है, ये उसको रिपेल कर रहा है। मान लीजिए इसने इसको रिपेल करके यहां तक धक्का दे दिया, ये चार्ज जो यहां पे था वो यहां तक चला गया। अब ये कितना डिस्टेंस गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हम लोग मेजर करेंगे। कहां से, मैं तुमको धक्का दिया, तुमने कुछ दूर चला गया मुझसे, और मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तुमने कितना दूर गया। बेटर व्हिच विल बी मोर कन्वीनियंट, डिस्टेंस मेरे से मेजर किया जाए, डिस्टेंस टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम मी और टू यू। देखो स्टेबल कौन है, मैं हूं। धक्का किसने दिया, मैं हूं। स्टेबल कौन है, मैं हूं। और गया कौन, तुम। तो अगर तुमने खिसक गया उस तरफ तो डिस्टेंस मेरे यहां से मेजर करना मोर कन्वीनियंट होगा, क्योंकि मुझे ओरिजिन माना जाएगा। वैसा ही क्योंकि मैं स्टेबल हूं, वैसा ही जब Q1 फोर्स डालेगा Q2 पे, Q1 फोर्स डालेगा किस पे, Q2 पे, और ये जाएगा उस तरफ, इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टुवर्ड्स Q2। तो हम लोग डिस्टेंस जो है Q1 से Q2 के तरफ मेजर करेंगे, और हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखते हैं इसको, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये तो हम लोग पढ़ के अभी आए। फिर क्या लिख देंगे बेटा, Q1 Q2, यहां पे एक लोचा है। अब R लिखना है हमको, क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस हमने कहां से मेजर किया, Q1 से मेजर किया। किसके तरफ मेजर किया, Q2 के तरफ मेजर किया। तो Q1 से Q2 क्या लिखेंगे, R21 लिखेंगे। देखो R21 लिख रहे हैं। देखो ये सारे लेक्चर हैं बोर्ड्स के लिए, नीट और जेई के लिए बाद में आएंगे। और हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया, ये हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो हमने देखा, क्या देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा ये यार व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड में मुझे कुछ अंतर ही दिख नहीं रहा है। ये स्क्रैच हो जा रहा है तो चीजें, अरे यार इसको भी मिटा दिया। हो गया, चलो।
क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0। फिर क्या लिखेंगे बेटा, Q1 Q2 लिख देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्सेप्ट पढ़ाने में मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो लोग इतना जल्दी कैसे पढ़ा ले रहे हैं। इसका हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो R12 मतलब हमको पता है, क्या पता है, R12 और R21 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उस आपके घर से आपका मामा का घर कितना दूरी पे है और आपके मामा के घर से आपके घर कितना दूरी पे है, सेम होगा ना। वेक्टर में वो नहीं होता है, मैग्नीट्यूड लेंगे तो सेम रहेगा। अगर डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, एक को अगर प्लस लेंगे दूसरा माइनस होगा। आपके यहां से वहां प्लस लेंगे तो उसको माइनस, उसको प्लस लिए तो आपके यहां से माइनस। समझ रहे हो, डायरेक्शन मैटर इन वेक्टर, समझ रहे हो ना। ओके, तो चलते हैं तो हम लोग इसको सिंपली अगर R लिख देंगे, मान लो इसको हम लोग क्या लिख लिए, R इंडिकेट कर दे रहे R, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R² इंटू R21 वेक्टर, मतलब डिस्टेंस का डायरेक्शन भी इधर इंडिकेट हो गया और इसके वजह से वैल्यू पे कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है और ये R² हो गया। ये दो चीज हम लोग लिख सकते हैं। एक और चीज, अगर इसको R21 ऐसे लिख सकते हो, R21 ओके ऐसे लिख सकते हो, और इसको और क्या कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़ा देते हैं 1/4πε0, ये होता है Q1, ये होता है Q2, और इसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हो, R21 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा R21 बाई R21 का मैग्नीट्यूड लिखो, नहीं तो सिंपल R21 लिख सकते हो जैसे ये लिखा गया है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे अभी, R21, फिर नीचे क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, R21 मैग्नीट्यूड का Q, कहां से आया, यहां से आया, कैसे हुआ, स्क्वायर था, और कहां से आया, यहां से आया, मल्टीप्लाई Q। सिंपल था कि नहीं था, ये बहुत सिंपल था। और ये तीन एक्सप्रेशन आपको अलग अलग किताब में मिल जाएंगे, ये लिखना भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चीजें समझ में आ गई, क्लैरिटी आ गई चीजें, और क्लैरिटी पाना चाहते हो तो मैं आपको समझाता हूं। ये मान लीजिए आपका एक्सिस है, ये हो गया एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई एक मानेंगे, ये दो पॉइंट है, इसको हम लोग मानते हैं Q1, इसको मानते हैं Q2, इसको मानते हैं हम लोग R1 पोजीशन वेक्टर, और इसको मानते हैं R2। ये हो गया। अब अगर यहां से यहां डिस्टेंस मेजर किया जाएगा जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1। अरे ट्रायंगल वेक्टर याद करो भाई, ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ना, ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू R2 माइनस R1 लिखा है मैंने। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली इसी को तो लिखते हैं R21। और यही तो मैंने कहा 1 से 2 के तरफ अगर मेजर करेंगे, 1 से 2 के तरफ अगर मेजर करेंगे तो हम लोग R21 लिखेंगे, जो कि क्या है R2 माइनस R1। क्या आपको ये चीज समझ में आएगी? कुछ किताब में ये डायग्राम भी दिया हुआ होता है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, चीज तुमको यहां से समझना है। और ये चीज आपके एग्जाम कॉपी में पहले लिखेंगे, ये अगर नहीं लिखेंगे तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं होता। कुछ किताब में यहाँ पे F21 और R12 दिया हुआ होता है, इसका मतलब नहीं कि किताब गलत लिखा है, उसने यहाँ पे जहां पे R12 लिखा है यहाँ पे 21 लिखा होगा, और 21 की जगह पे 12 लिखा होगा, उससे कुछ मतलब बनता नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो कर रखा है और एनसीईआरटी के बेसिस पे लिखेंगे तो ये हमारा नोटेशन है, और ये नोटेशन आप लिखे तो इसके बाद ये लिखेंगे तो ये सही माना जाएगा। तो फिर बताओ भाई, बताओ F12 ये क्या होगा?
मैं एक ही एक्सप्रेशन लिखूंगा, ज्यादा इतना बार लिखूंगा नहीं, मैं सीधा सा ये वाला एक्सप्रेशन लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। एक चीज मुझे बताओ, आपके पास क्या क्या है? अभी दो एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है? एक एक्सप्रेशन ये है, कौन सा वाला? ये वाला। और दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा वाला है? ये वाला। अब दोनों एक्सप्रेशन को देखिए बटा बढ़िया से, और देख के मुझे बताइए इनमें आपको क्या अंतर आ रहा है। अंतर ये दिखने में आ रहा है, इधर अगर 2 1 है, इधर R21 है, 1 2 है तो R12 है। और क्या हम लोग बता सकते हैं कि R12 क्या बता सकते हैं? R12 will be equal to माइनस ऑफ R21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। मैं पहले बोल रखा था आपके घर से मामा का घर याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? R12 R21 दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन जो होगा ऑपोजिट होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। और वहां से हम लोग सीधा उठा के लिखेंगे और हमको कोई गलत नहीं कह सकता कि F12 के जगह पे 1 2 लिखेंगे और B इक्वल टू माइनस ऑफ F21। क्या आपको कूलम्ब्स लॉ बढ़िया से समझ में आए? क्या आप मुझे बताएंगे कि कूलम्ब्स लॉ आपको बढ़िया से समझ में आए? और ये आप कहां पढ़ के आया था? एक पढ़ के आया होगा FAB will be equal to माइनस FBA। ये कहां पढ़ के आया था आप? ये पढ़ के आया था न्यूटन्स थर्ड लॉ में। एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट रिएक्शन इसीलिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है और सेम मैग्नीट्यूड है इसीलिए इक्वल टू साइन है। ये कहां पढ़ के आए थे? न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो क्या हम लोग ये एक्सप्रेशन को देख के ये नहीं कह सकते कि कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी कर रहा है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? कौन कौन बोला नहीं कह सकते? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो कह सकते हैं तो लिखो फिर। हेंस कूलम्ब्स लॉ होविंग न्यूटन्स कौन सा लॉ भाई? थर्ड लॉ। हर जगह न्यूटन घुस गया, हर जगह न्यूटन घुस गया, हर जगह न्यूटन घुस गया। लिखो लिखो लिखो, बढ़िया समझ में आया कि नहीं? यहां से हमको क्या पता चल गया? यहां से हमको पता चल गया कि कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ले लिया बढ़िया से? जी सर ले लिया, जी सर ले लिया। देखो आज तुमको लिखने में दर्द हो रहा है, लेकिन एक बात जान लो, एक बात जान लो, आज का दर्द कल की जीत है। और जीतने में मजा तब आती है जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार करता है। पूरा दुनिया जब लगता है दुनिया को कि तुम हार जाओगे और तभी तुम जो जीत जाते हो, उसी में आता है जीतने का मजा। तो इतिहास वैसा ही रचो कि पूरी क्लास को लग रहा है कि तुमसे होगा नहीं, लेकिन तुम खुद को बोलो ये पहले भी प्रूफ करके आया है, आज भी प्रूफ कर देगा। ये एग्जाम में इस बार हम भी बेहतर करके दिखा देंगे और आपको, आपके क्लास के बच्चे को शौक तब लगे जब आपके रिजल्ट निकल के आए। मुंह से मत बोलो कि मुझे ये करना है वो करना है बेटा, क्योंकि अगर जिंदगी में कुछ पाना है ना, अगर जिंदगी में कुछ पाना है ना, तो मेहनती बनो। क्योंकि कामयाबी का दिन तब शुरू होता है जब तुम्हारे बहाने खत्म हो जाते हो। कामयाबी का दिन तब शुरू होता है जब तुम्हारे बहाने खत्म हो जाते हो। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो थोड़ा सा मेहनती बनो, क्योंकि कड़ी मेहनत चाहिए होता है तुम्हारे सपनों को पाने के लिए। वरना सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, राइट? इसीलिए मैं क्या कहता हूं
कि इतना मेहनत करो, कामयाब ऐसे बनो कि तुम्हारे सपनों के बारे में पता तुम्हारे दोस्त लोगों को, दुनिया को तुम्हारे नतीजे से चलना चाहिए। तुम्हारे मुंह से नहीं चलना चाहिए तुम्हारा सपना क्या है। तुम्हारे सपना क्या है वो तुम्हारे जो नतीजे हैं, तुम कहां पहुंचे हो, वहां से पता चलना चाहिए दुनिया को कि ये इंसान यहां पे पहुंच गया। अच्छा, तो ये इंसान यहां बनने के लिए, देखो हर कोई अमीर इंसान, हर कोई कामयाब इंसान कभी ना कभी गरीब रहा होगा, नहीं तो कभी ना कभी नाकामयाब रहा होगा। देखो धीरूभाई अंबानी जो है ना, वो कभी एक बार पेट्रोल पंप पे काम करते थे। पेट्रोल पंप पे मैनेजर भी थे नहीं, वो तेल डाल रहे थे, समझ रहे हो। लेकिन हर कोई तेल डालने वाला धीरूभाई अंबानी बन नहीं सकता। इसीलिए बेटा, अगर तुमको इतिहास रचना है तो मैं जो बात बोला हूं उस पर थोड़ा जोर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो ओके, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अरे क्या 2 बार आ गया। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर, ओके चलो। अब क्या आ गया बेटा, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है? लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है? लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ यहां से करते हैं, यहां पे लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे, ये लिखेंगे और फिर यहां से लिखेंगे। चलो बताओ क्या है कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन। कूलम्ब्स लॉ किस पे गिरता है बेटा? कूलम्ब्स लॉ कौन से चार्ज पे गिर सकता है? अरे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना। तो पहला जो है, अगर चार्ज, लिमिटेशन पहला होता है, इट ओनली एक्सर्ट चार्ज एट चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो तभी जो है कूलम्ब्स लॉ जो है एग्जिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट जो होगा, देखो दूसरा पॉइंट होगा कूलम्ब्स लॉ, जो चार्ज है वो लोग पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्या होंगे? पॉइंट चार्ज मोस्ट बी, कि मान लो हम लोग इसको यार, चलो ये क्या होगा, क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिखेंगे चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज होगा तभी कूलम्ब्स लॉ गिरेगा। और अगर ये आपके पास कोई 2 चार्ज है, ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो है डिस्टेंस, सो दिस डिस्टेंस, D बोलो R बोलो कुछ भी, दिस डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर। मतलब D मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर, जिसको हम लोग कहते हैं 1 फर्मी मीटर। क्या कहते हैं? 1 फर्मी मीटर। क्या कहते हैं? 1 फर्मी मीटर, ठीक है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो होता है 1 फर्मी मीटर। अगर 2 चार्ज न्यूक्लियस की रेंज में आ गए तो उनके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स गिरेगा, ना कि कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं गिरेगा उनके बीच में। समझ में आ रहा है? तो D मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, लिखो मेरे साथ, लिखो आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस must be greater than 10 to the power minus 15 मीटर।
ये क्या है? ये साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, न्यूक्लियस के साइज से ज्यादा होना चाहिए उनके बीच का दूरियां। ठीक है, चलो यहां पे खत्म होता है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहां पे कोई चार्ज है जिसका चार्ज जो है 2 × 10⁻⁷ कूलम है, और दूसरा कोई चार्ज है, इसका चार्ज क्या है? ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, आप लोग इसको इजीली लगा सकते हो। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इनके बीच में दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। ये कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये लिखेंगे, फिर करेंगे गिवन। मैं क्या बोला था पहले कि गिवन लिखो, डायग्राम बना दो। अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो तुमको सवाल समझ में आ गए, और सवाल समझ में आ गए तो तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। और मैं बिल्कुल बहुत स्मार्ट बच्चों के लिए इधर पढ़ा नहीं रहा हूं। आप लोग भाई बहुत स्मार्ट हो, आप लोग मेरे से पढ़ोगे तो क्या होगा मैं तो उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनको क्या बिल्कुल क्लास में फिजिक्स बिल्कुल समझ में आ ही नहीं रहा है, इसीलिए हम आसान आसान सवाल से शुरू कर रहे हैं। हम आसान सवाल पहले करेंगे, बाद में डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, बोर्ड के लिए जितना जरूरत है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हमने पूरा डाटा को जो है एसआई में कन्वर्ट कर दिया, सारे डाटा को। जो बच्चे को क्लास में समझ में नहीं आता है, अपने स्कूल के क्लास में नहीं आता है, ट्यूशन के क्लास में नहीं आता, मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं उन बच्चों को हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ के आया? एफ इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2, और क्या हो जाएगा बेटा? R²। क्या आप पूरा वैल्यू डाल सकते हैं, या 9 × 10⁹ डालेंगे, फिर Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ डालेंगे, फिर 3 × 10⁻। देखो हम लोग अगर यहाँ पे प्लस और माइनस में दिया होता ना, तब भी हम लोग क्या डालते? प्लस ही डालते, क्योंकि हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है, अगर हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग को सारा पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। और R का जो कितना वैल्यू दिया है 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 इंटू, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। इसको आपको सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करो। देखो, इसको सॉल्व करने का तुमको सबसे आसान तरीका बताता हूं। पहले ना 10 का पावर को सॉल्व कर लो। जैसे पहले लिखो 9 × 2 × 3 बाई, इसको लिखो 900 को, ये क्या हो जाएगा? इसको लिखो 10⁻²। ठीक है, फिर 10⁻ कितना आ जाएगा? -4, और ऊपर कितने हैं? 10⁻ क्या है? 9 -7 -14 9 -5। फिर हम लोग अभी 9 9 कैंसिल कर देंगे। क्या कैंसिल करेंगे बेटा? 9 और 9 को कैंसिल हो गया। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁵। ये ऊपर हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻⁻3। ठीक है, और अगर इसको आप लोग ये करेंगे तो 0.006 न्यूटन। देखो, दो चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्सिव होगा, जाहिर सी बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज इन एयर इज। अच्छा, तो हम लोग पहले गिवन लिखेंगे बेटा। हमारा नियम तो यही कहता है, हम पहले लिखेंगे गिवन, फिर क्या लिखेंगे बेटा? Q1 चार्ज लिखेंगे। Q1 कितना दिया हुआ है? अरे यार, .4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब क्या होता है बेटा? 0.4 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, Q2
वो कितना होता है बेटा, देखो 0.8 माइक्रोकूलम, 0.8, लेकिन हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे। और फोर्स इनके बीच में कितना दिया हुआ है, फोर्स दे दिया है, कितना है बेटा 0.2 न्यूटन। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। अच्छा, ये है पहले इनका बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? जी हाँ सर, हम लोग कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते हैं। तो करो सॉल्व। क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला डालेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, फोर्स का वैल्यू लिख देंगे, कितना है 0.2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.4, पॉजिटिव लेंगे बेटा, 10 टू द पावर -6 -6 -12, और फिर r का स्क्वायर। वही तो पता नहीं है, वही तो पता नहीं है, वही तो पता करना है। करो इसको, जल्दी सॉल्व करो भाई। ये 9 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, फिर 0.8 हो जाएगा, फिर 10 टू द पावर 10 का पावर हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर ये 0.2 हो जाएगा। एक काम करो, डेसिमल को हटाओ, ऊपर 10 मल्टीप्लाई करो, 2 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे, ठीक है। इतना तो तुमको पता ही होगा। इसको कैंसिल कर दो इसके साथ, ये 2 आ गया। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 9 इंटू 16, 9 इंटू 16, ओके। और फिर इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, 1 1 0 कैंसिल कर लेते हैं, 10 to the -4 हो जाएगा, ओके। तो क्या अभी आप लोग तेजस्वी लोग, कितना ज्ञानी लोग, आप लोग इसको बता सकते हो? जी हाँ, अगर डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव पे लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और इसका 10 to the -2 हो जाएगा, जिसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू जो है निकल के आएगा 12 इंटू 10 to the power -2 मीटर, नहीं तो हम लोग 0.12 मीटर भी उसको लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर है। ये भी आपका क्या है, एनसीईआरटी का ही सवाल है। ये तो हो गया पहला बीट। अब दूसरा बीट है हमारे पास, क्या है दूसरा बीट, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। बेटा एक चीज समझिए, अगर दो चार्ज आपके पास है Q1, दूसरा है Q2, ये इस पे कोई फोर्स डाल रहा है, ये इस पे फोर्स डाल रहा है, ये है फोर्स 2 1, अभी तो पढ़ के आए कूलम्स लॉ। तो क्या हम लोग ये नहीं बता सकते कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये तो बता ही सकते हैं। तो अगर ये उस पर कुछ फोर्स न्यूटन डाल रहा है 5 न्यूटन, तो ये उस पर क्या कितना डालेगा -5 न्यूटन। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F12, और क्वेश्चन में F12 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा न्यूटन। तो इतना न्यूटन हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अगर इतना सब कुछ आपको समझ में आ ही गया है तो मेरे तरफ से एक सवाल लिख लीजिए। A total charge Q
must be divided between two objects. What should be the charge on each object so that force between them is maximum. ठीक है, और ये आपका होमवर्क, और इस होमवर्क को आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर आपसे हुआ नहीं तो कमेंट कीजिएगा, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है आप लोग बताइए। हम लोग आगे चलेंगे, और ये बढ़िया सवाल है, चार्ज क्यू मस्ट बी डिवाइडेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये बढ़िया सवाल है, आगे चलते हैं। इसको आप करके रखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। अब क्या टॉपिक आ गया, परमिटिविटी क्या होता है, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ओके, परमिटिविटी अभी तो आप लोग पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए, एक के पढ़ के आए थे ना, के विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो एप्सिलॉन नॉट होता है, उसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, हम उसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो अभी हम लोग समझेंगे व्हाट इज परमिटिविटी। सो जनरली हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which decide how much force will exert between two charge present in that medium। जैसे कि आपने पढ़ा होगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ के आए थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 क्लास में पढ़ के आए थे, क्लास 10 में पढ़ के आए थे ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, नेचर ऑफ द मीडियम होता है, जो कि डिसाइड करेगा उस मीडियम में लाइट कितना स्पीड में मूव करेगा। वैसे ही परमिटिविटी जो होता है वो होता है क्या, वो होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिखो, property of the medium, property of the medium which determines amount of force, पर हम लोग लिख सकते हैं amount of Coulombic force between two charges to present in that medium।
नोटेशन क्या है? डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। क्या कहते हैं इसको? एप्सिलॉन। और वैक्यूम, वैक्यूम के लिए परमिटिविटी का सिंबल क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए भी यही यूज करते हैं, वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। अभी एक और चीज क्या होता है? डायमेंशन। क्या होगा इसका डायमेंशन? देखो, वैसे तो अगर आप मुझे बताओगे कि डायमेंशन कैसे याद रखेंगे, हम सीधा बता देंगे बेटा। परमिटिविटी का जो डायमेंशन होता है उसको ऐसे ही याद रख लो। कैसे याद रखोगे? लिखोगे MALT, लिख सकते हो। फिर इसको लिखोगे 1 2 3 4। जो ऑड नंबर है ना उसका माइनस साइन दे दो। m to the power -1, a to the power +2, l to the power -3, t to the power +4। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। निकालेंगे कैसे? बहुत इजी है। निकालेंगे कैसे? देखो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, इसको निकालेंगे तो देखो, एफ इक्वल क्या पढ़ के आए थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो क्या यहां से आप लोग एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना निकाल लोगे? हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर। इसका तो डायमेंशन कुछ होगा नहीं। जब डायमेंशन निकालने के बाद आएगा तो 4 पाई एक कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2। फिर चार्ज का हो जाएगा 80, फिर इंटू फिर 80, और इसका हो जाएगा L स्क्वायर। बेटा इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। सॉल्व करके देखो, नहीं मिला तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। गारंटी दे रहे हैं। गारंटी, गारंटी क्या है? तुम कल को जियोगे उसका कोई गारंटी है? हर चीज का गारंटी नहीं है कि ये सवाल एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन बेटा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं कि इसको अगर सॉल्व कर लिया तो ये मिल जाएगा। ठीक है। अब आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं तो रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी खींचते हैं क्योंकि लेक्चर 1 घंटे का हो चुका है। क्या करेंगे बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, मान लीजिए कोई चार्ज जो है वो वैक्यूम में है, तो उनके बीच में फोर्स कितना आ जाएगा? हम लोग लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और फिर R स्क्वायर। Q1 Q2 और फिर R स्क्वायर। ठीक है। अब उसी चार्ज को हम लोग कहां पे ले गए? कहां पे ले गए? किसी दूसरे मीडियम पे ले गए। कौन से मीडियम पे? किसी दूसरे एक मीडियम पे ले गए। वैक्यूम या एयर पे नहीं, दूसरे किसी मीडियम पे ले गए। पैरामीटर लेकिन सेम रहेंगे, मतलब दो चार्ज ऐसे थे Q1 और Q2, उनको हम लोग क्या पहले ऐसे रखे, फिर उसी को लेके वैक्यूम ये वैक्यूम में था, उसी को लेके दूसरे एक मीडियम में रखेंगे सेम पैरामीटर में। ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इन मीडियम एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा बेटा, एप्सिलॉन होगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो वैक्यूम के लिए होता है, दूसरे मीडियम के लिए एप्सिलॉन लिख रहे हैं हम। फिर उसको हम लोग क्या लिखेंगे? Q1 लिखेंगे, फिर Q2 लिखेंगे, फिर बेटा क्या लिखेंगे? R स्क्वायर लिखेंगे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा भाई, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो एक और छोटा सा काम मेरे लिए कर दो। ये दो चीज को क्या करो? डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या होगा बेटा? ये वाला जो पार्ट है 4 पाई कट जाएगा, ये पूरा पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या? क्या बचेगा? क्या बचेगा? जो बचेगा वही लिखेंगे। क्या बचा? देखो क्या बच रहा है।
1 बाय एप्सिलॉन नॉट ऊपर बचेगा और नीचे 1 बाय एप्सिलॉन बचेगा। और इसको अगर हम लोग लिखेंगे थोड़ा और इजी, फोर्स इन वैक्यूम बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन नॉट आर, नहीं तो स्मॉल के कहेंगे इसको। और यही जो चीज निकल के आया, यही जो चीज निकल के आया, यही होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या आप इसका डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं? क्या आप इसका डेफिनेशन खुद से लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम टू द फोर्स इन चार्ज बिटवीन टू, सॉरी, इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज द वैक्यूम टू फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम, इसका रेशियो होता है। नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? अरे यार, the permittivity of any medium, any with respect to permittivity of vacuum वैक्यूम VACUU वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं तो रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज द ability of dielectric to concentrate electric flux। ये क्या होता है हम लोग समझेंगे कहाँ? चैप्टर 2, ये ब्लू वाला डेफिनेशन थोड़ा बाद में समझेंगे, क्योंकि इसका रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है अभी तो आपको पढ़ाया गया नहीं। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये तो आपको अभी तक पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। ये होता है डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिविटी। क्या इससे आप लोग एक फॉर्मूला और निकाल सकते हो? देखो, फोर्स बिटवीन एनी मीडियम, क्या यहां से ये फॉर्मूला निकल सकता है? फोर्स इन वैक्यूम बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर एप्सिलॉन नॉट आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो, ये होता है यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ फॉर एनी मीडियम। आप जितने भी फॉर्मूला देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जहां पे एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ होगा, साइलेंटली एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाई हुआ है। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, दूसरे मीडियम के लिए दूसरा वैल्यू होता है, वाटर के लिए 80 होता है, 80, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, सबसे ज्यादा जो होता है फोर्स दो चार्ज के बीच में, वो वैक्यूम पे होता है, दूसरे मीडियम पे जाएगा वो घटेगा।
कितना घटेगा, एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स घटेगा। जैसे आप किसी चीज को अगर वैक्यूम में मेजर करेंगे, उसके बीच में फोर्स होगा 80 न्यूटन, अगर उसी सेटअप को ले लिया जाएगा वाटर के बीच में, उसका फोर्स कितना होगा 80 डिवाइडेड बाय फोर्स इन वैक्यूम कितना था 80 डिवाइडेड बाय 80 डिवाइड होकर 1 न्यूटन हो जाएगा, कितना घट गया। तो सबसे ज्यादा फोर्स जो एग्जर्ट होता है वैक्यूम में होता है। दूसरा मीडियम में लेंगे तो वो जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो मतलब क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग ये चीज तो समझ में आ गया। एक चीज क्या पता चला, जितने भी फॉर्मूला दिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जहां जहां भी आपको एप्सिलॉन नॉट दिखेगा उसके साइड में किसी जनरल मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाई करो, आंख बंद करके मल्टीप्लाई करो। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू क्या होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, डायमेंशन क्या होगा बेटा, देखो एप्सिलॉन नॉट आर जो होता है सेम क्वांटिटी का क्या होता है, रेशियो होता है, इसीलिए इसका जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा m0 l0 t0। मैं तब से याद कर रहा हूं, मैं क्या भूल रहा था बताने के लिए, ये बताने के लिए भूल रहा था। इसका जो कोई ऐसा यूनिट होता नहीं और डायमेंशन लेस होता है, इसको लिखते हैं m0 l0 t0। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है भाई, कितना क्वेश्चन है, कहां पहुंच गए हम लोग, कितना क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन। अरे भाई लेक्चर बहुत बचा हुआ है और हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, हमारे बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं तो टाइम देंगे तो बढ़िया नंबर आएंगे। क्योंकि एक बार पढ़ना है, 14 चैप्टर बैठे पढ़े हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं जल्दीबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा, एक बार टाइम दो, बढ़िया से समझ में आएंगे। एक एक चैप्टर को समझने के लिए आपको एटलीस्ट 14 से 15 घंटा तो देना ही चाहिए लेक्चर में। ठीक है, टू इक्वल बॉल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, टू इक्वल बॉल्स आइडेंटिकल बॉल, मानो इक्वल आइडेंटिकल, ठीक है, इक्वल आइडेंटिकल balls having equal positive charge q and q are suspended by two insulating string of equal length. What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between? देखो बेटा, जो प्लास्टिक शीट होता है वो एक डाई इलेक्ट्रिक होता है। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो ये एक डाई इलेक्ट्रिक होता है, इसका मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे तो वो दैट विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, हम लोग अभी पढ़ के आए, इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक हम लोग अभी पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए बेटा, क्या पढ़ के आए, हम लोग पढ़ के आए इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक F in any medium will be equal to F in vacuum by dielectric constant। तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते in presence of dielectric इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, reduced by 1 by epsilon naught r times force in free space। फ्री स्पेस में जितना होगा उसका 1 by epsilon naught टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी डिस्कस करके आया हुआ सवाल है भाई, और ये सीबीएसई में आ भी चुका है। देखो बता दिया सीधा सीबीएसई का बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, बोर्ड में आया हुआ सवाल। ठीक, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्बिक फोर्स बिटवीन 1 by r स्क्वायर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बताया नहीं,
ओके, हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ गया है, F इज इक्वल टू 1/4πε को क्या लिखते हैं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या पता चला, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो हमारे पास अभी दो ग्राफ है, एक ग्राफ ये हो गया, दूसरा ग्राफ ये हो गया और एक ग्राफ ये हो गया। थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं, थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। चलो, एक में हम लोग ले लिए यहाँ पे F, क्या ले लिए, यहाँ पे ले लिए F, और एक में ले लिए R स्क्वायर, दूसरे में ले लिए 1/R स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, देखो R स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कोई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ये पॉइंट कभी टच नहीं करेंगे, जाके इंफिनिटी को टच करेंगे, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को भी, लेकिन यहां पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और ये जो थीटा है, और पता है इस थीटा का स्लोप आपको क्या बताएगा, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा, एंड टेन थीटा विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 1/R स्क्वायर। और ये आपको क्या बताएगा, F डिवाइडेड बाय 1/R स्क्वायर आपको बताएगा K इंटू Q1, Q1 इंटू Q2। तो हम लोग कह सकते हैं जो स्लोप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, मतलब स्लोप जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। अभी हमारे पास क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बेटा, ग्राफ प्लॉट करना है। करेंगे आप लोग ग्राफ, आप लोग समझते हो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, समझते हो नहीं समझते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, हम समझा देंगे। हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, इसीलिए तो आए हुए हैं। चलो, हमने यहां पे ले लिया F, क्या ले लिया F, और यहां पे क्या ले लिया, इतना तो हमें पता चल गया कि ग्राफ जो होगा स्ट्रेट होगा, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर होता है और R स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन 1/R स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो हमको पता चल गया ऊपर वाले ग्राफ से। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज निकालेंगे। एक चार्ज हमारे पास है 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, दोनों को प्रोडक्ट करो कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम, और यहां प्रोडक्ट करो कितना हो गया -3 और कौन +2। तो इनके बीच में प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इनके बीच में क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। और फोर्स जो होता है, वेक्टर ऑफ लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रखा होगा, फोर्स जो होता है अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा फोर्स का, इसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन इंडिकेट करता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो वो रिपल्सन इंडिकेट करता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव होगा, और ये जो होगा अट्रैक्टिव होगा। तो फोर्स अगर अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव होता है ना, और रिपल्सिव अट्रैक्टिव, ठीक है। रिपल्सिव जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन कब करता है, दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव, और अट्रैक्टिव क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब स्लोप किसमें ज्यादा होगा, रिपल्सन में स्लोप कितना आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, और यहां पे कितना आएगा 6 आएगा। तो अट्रैक्शन में जो होगा स्लोप ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब स्लोप जो होगा इसका थोड़ा ज्यादा होगा और इसका थोड़ा कम होगा। ये कौन से चार्ज हैं, ये हैं 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के लिए, और ये जो है कौन से हैं, 2 माइक्रोकूलम
और -3, ये जनरली बताता कोई नहीं है। देखो ये है स्लोप उसका, ये है θ1 मान लो। अब तुमको कौन सा बड़ा दिख रहा है? θ2 बड़ा दिख रहा है। θ2 बड़ा है तो स्लोप θ2 का बड़ा होगा। नेगेटिव आएंगे इसलिए अट्रैक्टिव है, नेगेटिव एक्सिस में है, 1/r² के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव है, थोड़ा गलती हो गया था पहले जब किए थे, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल के लिए। चलो, टू आइडेंटिकल चार्ज Q each are kept at a distance of r from each other, ठीक है। चलो ये चलो, एक चार्ज है ये है Q1, दूसरा चार्ज है ये है, सॉरी ये Q1 कहाँ है भाई? ये है कैपिटल Q और ये भी है सेम चार्ज है भाई, कैपिटल Q, और इनके बीच में डिस्टेंस कहते हैं r डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? r है। इनके बीच में टोटल डिस्टेंस जो है r है। Kept a third charge third charge Q is placed on the line joining above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the charge? बता रहा है सवाल में, क्या बता रहा है? सवाल में बता रहा है कि ये जो लाइन है, लाइन मतलब पूरा लाइन, यहां से ये पूरा लाइन, जो पूरा लाइन है इसका, इस लाइन पे हम कहीं पे एक चार्ज जो है, कितना चार्ज? Q चार्ज डालेंगे। क्या चार्ज डालेंगे? क्या चार्ज डालेंगे? Q चार्ज। कहीं पे एक डालेंगे, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। कहां पे डालेंगे? ताकि जो है इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब जैसे मुझे इधर से कोई खींच रहा है, इधर से ऐसा कोई खींच रहा है, इधर से ऐसे कोई खींच रहा है, और इधर से मुझे कोई खींचेगा। मैं अगर चाहूंगा कि मैं यहां से ना हिलूं, इक्विलिब्रियम पे रहूं, तो इधर से भी मुझे कोई उतना फोर्स में खींचेगा, तभी मैं इक्विलिब्रियम पे रहूंगा। अगर दोनों का फोर्स इक्वल नहीं होगा तो मैं इधर ज्यादा हुआ इधर चला जाऊंगा, इधर ज्यादा होगा तो इधर चला जाऊंगा। चीजों को समझो बढ़िया से। तो इक्विलिब्रियम का मतलब सारा चीज जो है स्टेबल रहेंगे, कोई हिलेगा डुलेगा नहीं। अच्छा बेटा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं पहले मुझे बताओ, अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज हुए तो थर्ड चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। दो आदमी लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी जो उनको शांत करना आएगा वो भी अगर लड़ना शुरू करेगी तो शांत कहां हो गए? सब लोग, सर हम तो आग को आग से बुझा देते हैं सर, कांटे को सर कांटे से निकालते हैं, आग को आग से बुझाते हैं। आग को आग से बुझा नहीं सकते। इसीलिए अगर सारा पॉजिटिव चार्ज होंगे, तीसरा भी पॉजिटिव लाएंगे तो सारे रिपेल होके अनस्टेबल हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसीलिए हमको जो थर्ड चार्ज लाना है उसको हम लोग को ऑपोजिट नेचर का लाना होगा। इसलिए जो स्मॉल Q चार्ज होगा वो इन दोनों का ऑपोजिट नेचर होगा। पहला चीज क्लियर हो गया। इसका जो नेचर हो गया, मैग्नीट्यूड, साइन जो होगा क्या होगा? ऑपोजिट साइन होगा। पोजीशन कहां पे रखेंगे? अच्छा, ऑपोजिट साइन रखेंगे, मतलब ये इन दोनों को मान लो तुम पॉजिटिव। अगर हमने Q को यहां पे रख दिया, स्मॉल Q को, तो ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा और ये दूसरा वाला भी उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों Q उसको अट्रैक्ट। क्या ये इधर स्टेबल होगा? इधर स्टेबल नहीं हो सकता। मान लो इधर रखेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे भाई, इधर भी स्टेबल। कहां रखेंगे? इन बिटवीन टू चार्ज रखेंगे। कहां रखेंगे? इन बिटवीन टू चार्ज। तो कहां पे रखेंगे? मान लो किसी एक पॉइंट पे हमने रख दिया, हमको पता नहीं है पॉइंट कौन सा है, और ये हमारा स्मॉल Q। अब ये डिस्टेंस को आप लोग मान लो x, तो ये कितना होगा? पूरा डिस्टेंस जो है r है, तो ये कितना हो जाएगा? r माइनस x। अब आता है बारी समझ से। क्लियर तो हो गया ऑपोजिट नेचर, ऑपोजिट साइन, ये तो क्लियर हो गया। अब इस चीज को ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये हो जाएगा फोर्स कैपिटल Q और स्मॉल Q के बीच में, और इसको भी ये चीज जो है अट्रैक्ट करेगा।
ये भी हो जाएगा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में। हम लोग पहले लिखेंगे will be at equilibrium if ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे के और फिर लिखेंगे कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई फिर एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये हो जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब बताओ इसको सॉल्व करो, नहीं कर सकते, क्या क्या कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम लोग सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब x विल बी इक्वल टू r माइनस एक्स, और हम लोग लिख सकते हैं अगर x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ r माइनस एक्स, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस r प्लस एक्स, तो x x कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0, ये तो कुछ मतलब का बनता नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 2x विल बी इक्वल टू r, x विल बी इक्वल टू r बाई 2, और जो ये x होगा वो होगा r बाई 2, इसका मतलब ये भी होगा r बाई 2, ये भी होगा r बाई 2, मतलब यहां से यहां अगर x है तो यहां से यहां भी x है, और जो कि r बाई 2 है। इसका मतलब जो थर्ड चार्ज होगा ये इन दोनों चार्ज के बीच का मिड पॉइंट होगा। ये तो चीज समझ में आ गया, पोजीशन हमको पता चल गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड अभी तक पता नहीं चला है, मैग्नीट्यूड पता करना है, तो मैग्नीट्यूड पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, चलो मैग्नीट्यूड पता करवाते हैं। देखो अब ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब ये जो कैपिटल Q इसको जितना फोर्स से रिपेल करेगा वो क्या होगा, F बिटवीन कैपिटल Q उतना ही फोर्स में अगर स्मॉल q इसको अट्रैक्ट करेगा तभी ना ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो हम लोग केस 2 लेते हैं, लिखेंगे Q चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब, ये उसको जितने फोर्स से रिपेल करेगा ये उसको उतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, F कैपिटल Q स्मॉल q विल बी इक्वल टू F स्मॉल q सॉरी कैपिटल Q, क्या हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है क्या है, x है, x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा K कैपिटल Q। बेटा मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए साइन का जिक्र हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2x, कितना है 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब करो कैंसिल, जल्दी x स्क्वायर, अब कैंसिल हो गया। तो भाई साहब कितना आसान सवाल था, और ये एक बार जेई मेन में भी आ चुका है, और ये बहुत आसान सवाल था। Q will be equal to कैपिटल Q by 4। ऑपोजिट नेचर क्या लिखेंगे बेटा, ऑपोजिट नेचर। अगर सवाल समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है, हाँ ये एक सवाल है, और कितने सवाल है, जल्दी एक लेक्चर खत्म करवा देंगे, और 1 2 3 सवाल एक और है, चलो यार 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। ओके
देखो ए फ्री पीथ बॉल ए 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, जितना व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज of the charge that should be given to a second pith ball be fixed 5 centimeter below the former ball। देखो ये कहता है कोई ए चार्ज, ए कोई बॉल है, इसका नाम क्या है ए, इसमें कितना चार्ज दिया हुआ है, सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। देखो ए कोई है, इसमें चार्ज कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8, कितना दिया हुआ है -8 कूलम, कितना दिया हुआ है। कोई कह रहा है दूसरा बॉल व्हाट मस्ट बी द नेचर मैग्नीट्यूड, अब कोई दूसरा बॉल जो है इसका एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर नीचे डालेंगे, रखेंगे, कहां पे रखेंगे, बिलो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। इसमें कितना चार्ज डालेंगे, देखो जाहिर सी बात है ये जो चीजें इसको अर्थ जो है mg फोर्स में अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स में अट्रैक्ट करेगा, mg फोर्स में। इसका मतलब ये जो है इसको रिपेल करना चाहिए, तभी चीजें बैलेंस होंगी, और ये रिपेल तभी करेगा जब इसका जो चार्ज है इसमें भी उतना ही, मतलब उसी नेचर का चार्ज रहेंगे, तो इसका जो Q होगा वो पॉजिटिव होगा, इतना तो क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव होगा। दूसरा बात क्या आ रहा है कि A विल बी एट इक्विलिब्रियम, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A विल बी स्टेशनरी कब, इफ F इजिकल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, और जो F होगा वो होगा K Q, जो Q1 क्या है, कितना है 5 × 10⁻⁻8, और Q2 का Q लिख रहे हैं, और डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल कितना दिया हुआ है 8 ग्राम, 8 × 10⁻³ kg, तो हम लोग kg नहीं लिखेंगे, kg में कन्वर्ट कर दिया, और g का वैल्यू जो होता है 9.8, और k का वैल्यू जो कितना होता है, k का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, फिर ये आ जाएगा कितना 5 × 10⁸, फिर हो जाएगा Q, फिर हो जाएगा ये 25, फिर 10⁻⁻4, एंड दिस इज इक्वल टू 8 × 9.8 × 10⁻³ और इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो Q विल बी इक्वल टू 8 × 9.8 × 10⁻³ इंटू 25 × 10⁻⁴। और जैसे कि हमने आपको पहले सिखाया कि 10 का पावर सॉल्व कर दीजिए, वैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर निकालिए, तो इसमें कितना चार्ज डाला जाएगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग मेरे लेक्चर को फॉलो करेंगे, रेगुलरली लेक्चर आते रहेगा, अभी आएंगे, पहले लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर आने में थोड़ा देरी हो गया, तो आपको सारा चीज बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। और ये है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। यह है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कह रहा है, मान लीजिए एक सिस्टम में n चार्ज है। कितना चार्ज है, आप मानिए आपके हॉस्टल में किसी को, आप हॉस्टल में रुकते हो ना, तो हॉस्टल में लाइट कट हो गया, क्या करते हो, ब्लैंकेट लेते हो, किसी के सर पे डाल देते हो, फिर उसको मारते हो। ये उसी टाइप का है। जब एक आदमी के ऊपर मार पड़ता है पब्लिक में, क्या दूसरा सोचता है क्या तीसरे ने कैसे मारा, चौथे ने कैसे मारा, नहीं सोचता है ना। वो कितना भी मारे, मुझे जितना मारना है मैं मार दूंगा, और मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो मार रहा है कि नहीं मार रहा है, ऐसे होता है ना। वैसे ही चार्ज लोग करते हैं बेटा, कि when n system charge, n number of charges are present in a system, अगर n चार्ज एक सिस्टम में हो तो एक किसी चार्ज के ऊपर कितना फोर्स गिरेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्स बिटवीन इंडिविजुअल चार्ज। मान लीजिए एक सिस्टम है, उसमें Q1 चार्ज है, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 है, तो मेरे ऊपर कितना फोर्स गिरेगा, फोर्स ड्यू टू Q2 प्लस फोर्स ड्यू टू Q3 और फोर्स ड्यू टू Q4 प्लस फोर्स ड्यू टू Q5 प्लस फोर्स ड्यू टू Q6, एंड the net force will be vector sum of these forces। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो, force between any two charge will be not affected by presence of other charges। मतलब 2 1 के ऊपर कितना फोर्स डालेगा ये डिपेंड नहीं करेगा कि तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कितने कितने डाल रहे हैं, कौन कितना डाल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही लिखा होगा, when number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the force on it due to all other charges and the force between any two charges not affected by presence of other charges। देखो बेटा, ये मान लो आपका Q1 है, मैं आपको बता दे रहा हूं, और ये आपका Q2 है, और ये आपका Q3 है, और ये आपका Q4 है, और उसी हिसाब से इन लोगों का वेक्टर भी हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। मैं 4 लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके, अब इसकी वजह से इसके ऊपर कैसे फोर्स गिरेंगे, ये हो गया आपका फोर्स, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अभी क्या होगा, ये भी फोर्स डालेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकाला जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ऐसे निकाले जाएंगे, इसे कर लिए, और इसका जो रिजल्टेंट होगा यही होगा इन दोनों का बीच का फोर्स। अब चौथा भी डालेगा फोर्स, वो कितना डालेगा बेटा, वो डालेगा ऐसे, this is force on 1 due to 4, force on 1 due to 4। क्या समझ में आ रहा है, 1 2 का रिजल्टेंट हमने निकाला, और फिर उसका रिजल्टेंट रेड लाइन है, फिर क्या है बेटा, फिर ग्रीन वाला का निकाला F41। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से जो है रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, फिर वही पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। फिर वही पैरेललोग्राम लगाएंगे, और पैरेललोग्राम लगाएंगे तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज द टोटल फोर्स, ये जो है रिजल्टेंट फोर्स Fr, which will be equal to force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 1 due to 3 plus
फोर्स ऑन वन ड्यू टू 4। ये आ गया आपका चार्ज सिस्टम के पास। अगर आपके पास n सिस्टम चार्ज आ जाएंगे, कितने सिस्टम चार्ज आ जाएंगे अभी तो समझ में आ गया होगा। अगर n सिस्टम चार्ज आ जाएंगे तो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to 4 force on 1 due to 5 और ऐसे ही हम लोग ऐड करेंगे force on 1 due to n। अगर आपके पास Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn तक चार्ज है, और अगर हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो सब में रहेगा, इसको कॉमन ले लेते हैं। फिर लिखेंगे Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर प्लस Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही कहां तक जाएगा Q1 Qn और R1n का स्क्वायर। क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम लोग अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा सा करके लिखेंगे, समेशन क्या कांस्टेंट है? Q1 कांस्टेंट है। कौन सा चेंज हो रहा है? 2 चेंज हो रहा है। हम लोग उसको Q फिर R1 लिखेंगे, फिर I लिखेंगे, फिर वेक्टर साइन देंगे, स्क्वायर करेंगे। I का वैल्यू कहां से कहां तक शुरू हो रहा है? I का वैल्यू 2 से शुरू हुआ, देखो 2 से शुरू हुआ कहां तक? n तक। और ये आपका टोटल फोर्स है। ये क्या है? आपका टोटल फोर्स है। ये आपका क्या है? टोटल फोर्स है। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने रिजल्टेंट पढ़ के आया अभी, तो मान लीजिए कोई एक फोर्स ऐसा है F1, दूसरा फोर्स है F2, तो इसका अगर आप लोगों को रिजल्टेंट निकालना है तो आप लोग क्या करोगे बेटा? तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देना। क्या ड्रॉ कर देना? पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देना। और पैरेललोग्राम अगर ड्रॉ कर दिए, ये जो होगा उसका रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब ये मान लो आपका F1 है और ये मान लो आपका F2 है, और इनके बीच में जो है थीटा एंगल है, तो ये आपका F रिजल्टेंट इंडिकेट करेगा। और इसका अगर आप लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ Fr will be equal to रूट ओवर ऑफ F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये है, ये आपको बताएगा इन दोनों के बीच में, ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ओके, और इसका डायरेक्शन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट अगर यहां पे बीटा एंगल बना रहा है तो tan बीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 sin थीटा बाई F2 का मैग्नीट्यूड प्लस F1 cos थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारा फॉर्मूला लिख के दिए हैं, इससे आगे कोई जरूरत ही नहीं है, काफी है बोर्ड के लिए। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमको जितना टाइम लगा है 10-15 मिनट और लगेगा, बढ़िया सी चीजें समझ में आएंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतना देर बैठ ही गए हो तो थोड़ा देर और बैठ जाओ।
ठीक है। देखो कोचिंग वाले जो है आपको अट्रैक्ट करने के लिए दूसरों का फोटो लगाएंगे, फोटो दिखाएंगे, ठीक है, कम कम टाइम में लेक्चर खत्म करेंगे, वो नहीं करना है मुझे। मैं उन बच्चों को हेल्प करना है जो सच में दिक्कत में है। I am standing for them only who are actually in the difficult position, who are not able to understand the physics question। देखो मैं तो सीधा कहता हूँ, कोचिंग में जाते हो, दूसरों का फोटो देखते हो, वो दिखाते हैं ये हमारा रैंक 1 आया है, ये रैंक 2 आया, हमारे यहाँ से इतना सिलेक्शन हो गया। सीधा बताओ मैं क्यों बनूं और किसी के जैसा? अगर दुनिया में कोई नहीं है मेरे जैसा, अगर दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, क्यों दूसरों के जैसा बनना है? मुझे मेरे जैसा बनना है। तुमको पढ़ाई सीखने के लिए आए हो। देखो जो लोग बच्चे होते हैं ना कि मतलब आते हैं, पढ़ाई समझते हैं, चीजें करते हैं और फिर नंबर आ जाता है, फिर वो पढ़ाई बिल्कुल भूल जाते हैं। वो नहीं करना है उनको। जैसे तैसे करके क्या होता है ना, मतलब नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, काम खत्म। वो नहीं करना है। वो जिंदगी जीने आए हैं बेटा। जिंदगी जीने आए हैं, जिंदगी काटने आए हैं वो लोग। और जो बच्चे जिंदगी बदलने आए हैं वो इस मेंटेलिटी पे बिल्कुल नहीं चलते। वो सोचते हैं नंबर आएगा, मेहनत करूंगा, नंबर नहीं आएगा और मेहनत करूंगा, नंबर को आना पड़ेगा, मैं ऐसे लिखूंगा कि नंबर को मेरे कॉपी में आना ही पड़ेगा। ऐसे होता है माइंडसेट। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? कंसीडर 3 चार्ज Q1, Q2, Q3 इक्वल टू Q। देखो व्हाट इज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। अच्छा ठीक है, ये है L, ये है L, चलो कोई बात नहीं, ये भी L है और ये जो है L है। बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये सेंट्रोइड होता है, ये कितना होता है? L/2 होता है। और ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा L/2। तो क्या मुझे बता सकते हो, अगर 3 कॉर्नर पे Q Q Q और इनका नाम में क्या दे दिया? A B और C, ऐसे करके नाम दे दिया। What is the force on the charge Q? Same sign as Q. What is the charge placed at the center? यहाँ पे अगर कोई कैपिटल चार्ज Q डाल दिया गया तो इस पे फोर्स कितना होगा? बेटा देखो सेंट्रोइड है, इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर d होगा, ये भी d होगा और ये भी d होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा सेम साइन दिया है, इसका मतलब ये इसको रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में? F फोर्स में इधर। ये उसको रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में? ये भी होगा F इधर। और ये रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकल पढ़ के आए। देखो ये सब एंगल कितना हो जाएंगे बेटा? 120 डिग्री। ये सब कितना हो जाएगा? ये सब एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अब मुझे बता सकते हो कितने फोर्स गिर रहे हैं? 3 फोर्स गिर रहे हैं। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या पढ़ के आए थे? F1 F2 को F12 F13 ऐड करो, मतलब अभी तो पढ़ के आए। देखो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले एक निकाल रहे थे। देखो जैसे Q1 है Q2 ये निकाले, फिर इसके वजह से फोर्स व्हाइट वाला निकाले, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले और इसी रिजल्टेंट के साथ ग्रीन वाला लेके फाइनल रिजल्टेंट निकाल दिए। वहां पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी 3 फोर्स था, एक येलो वाला, व्हाइट वाला और ग्रीन वाला। पहले येलो और व्हाइट को मिला के हम लोग रेड निकाले, फिर रेड और ग्रीन को निकाल के हम लोग ब्लू निकाले। उधर वैसा ही करेंगे, उधर भी वैसा ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम लोग इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को अगर पहले सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, पहला रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, मान लो F डैश है, उसको हम लोग F डैश कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? F डैश कह रहे हैं। तो F डैश कितना आ जाएगा? F डैश विल बी इक्वल टू F का स्क्वायर, फिर F का स्क्वायर, फिर 2 F1 F2 कॉस कितना बेटा? 120 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है? ये एंगल है 120 डिग्री। एंगल कितना है? 120 डिग्री। और इसका क्या होगा बेटा? रूट ओवर। ये हो गया। इसको सॉल्व कर लो बेटा, जल्दी सॉल्व करो, टाइम नहीं है हमारे, बहुत सारा काम बाकी है। 2f स्क्वायर, फिर कॉस का कितना होता है? -हाफ होता है। कॉस 120 डिग्री का -हाफ होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f।
तो एफ डैश का जो वैल्यू आया वो आया एफ, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा एफ, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। और अभी इसको इसके साथ लेंगे, इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। नाउ फाइनल रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, एफ डैश का स्क्वायर फिर एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ डैश एफ। आप सीधा भी बोल सकते हो कि ऑपोजिट साइन है तो दोनों को ऐड, सेम दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन होंगे ऐड करेंगे, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन है, नेट रिजल्टेंट विल बी ए प्लस बी। ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन है, नेट रिजल्टेंट विल बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इधर ऐसा भी कर सकते हो कि ये इधर है ये ऊपर है, f1 माइनस f2 विल बी इक्वल टू 0, नहीं तो ऐसा कर सकते हो इसका, और क्या निकले मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू कितना आ गया f आ गया, लिख दो फिर f स्क्वायर फिर f स्क्वायर फिर 2 f स्क्वायर और cos 180 का वैल्यू होता है -2, ये आ जाएगा 2f स्क्वायर फिर -2f स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो नेट रिजल्टेंट जो होगा Q चार्ज एट सेंट्रोइड विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट विल बी 0। ये इसका सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, जो कि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके सॉल्व किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, पढ़ो। कंसीडर टू चार्ज Q Q and minus Q placed at the vertices of a triangular side. What is the force on each charge? देखो बेटा, डिजिटल बोर्ड में क्या दिक्कत है, गंदा हो जाता है। चलो, क्या सवाल दिया हुआ है, कंसीडर थ्री चार्ज Q Q माइनस Q और माइनस Q। चलो, यहां पे मान लो Q है, यहां पे भी Q है और यहां पे हमने माइनस Q रख दिया, थ्री चार्ज। ओके, वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड L, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अच्छा, किसी एक चार्ज पे निकालते हैं, इस पे इसका क्या दिया है, ये दिया है L, ये दिया है L और ये भी दिया है। अच्छा, तो ये उसको क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। अरे यार, ये अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये भी क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, इसी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी अगर F होगा, ये भी होगा F, और ये दो F कितने होंगे, F विल बी इक्वल टू, और इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट कैसे होगा, कुछ ऐसे ही होगा, और इसको हम लोग FR निकाल देते हैं। FR कैसे कितना होगा बेटा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर फिर cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है √3/2, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, सॉरी cos 60 डिग्री होता है हाफ, तो 2 कैंसिल, क्या इसका आंसर √3F हो जाएगा। और √3F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू कितना है, हमको मैग्नीट्यूड लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q स्क्वायर बाई L का स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ गया। जो A पॉइंट पे चार्ज है
इसके ऊपर कितना फोर्स गिरेंगे। क्या बी का आप लोग निकाल सकते हो, सी का निकाल सकते हो? जी हाँ, क्यों नहीं निकाल सकते। देखो ये जो है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये जो है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो? जी हाँ सर, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये है फोर्स बिटवीन क्यू क्यू, और ये है फोर्स बिटवीन क्यू एंड माइनस क्यू। और इसका अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। लगाओ पैरेललोग्राम लॉ, लगाओ पैरेललोग्राम लॉ, और फिर निकाल दो रिजल्टेंट। ये हो जाएगा रिजल्टेंट, और मैं इसका नाम दे दिया एफ आर डैश, और इसको दे दिया एफ डैश, और इसको भी दे दिया एफ डैश। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, हालांकि दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। तो एफ आर डैश कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर, फिर कॉस कितना डिग्री, 120 डिग्री। बेटा कितना एंगल इनके बीच में, 120 डिग्री है। ये एनसीईआरटी का सवाल लगा रहे हैं हम शायद। एनसीईआरटी का है, हाँ एनसीईआरटी का है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एफ निकल के आएगा, जो कि एफ आर डैश है। एफ डैश निकल के आएगा, ये सारा एफ डैश है, ये सारा एफ डैश है। तो एफ डैश का वैल्यू कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड लिए हैं, पहले बोल के रखा है क्यू क्यू, नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर। और ये आपका क्या है बेटा, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ये एक आंसर है, दूसरा आंसर इतना है, तीसरा आंसर भी उतना ही होगा। दिस इज ऑन क्यू, सॉरी माइनस क्यू, एंड दिस इज ऑन प्लस क्यू। तीसरा का भी उधर होगा, लेकिन डायरेक्शन इधर होगा। एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकलेगा, और एक ये निकलेगा। ठीक है, ये है सवाल एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो और कितना है, ये भाई साहब लास्ट सवाल है, इसको लगा दोगे तो हो जाएगा आपका। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, अच्छा मान लो इसको Q Q Q और फिर Q, 4 चार्जेस प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड कितना दिया है, साइड कुछ हम लोग लेते हैं R। ठीक है, हम लोग कुछ R दिया हुआ है। अगर R दिया हुआ है तो क्या मुझे आप लोग बता सकते हो कि इसका जो ये होगा, ये कितना होगा बेटा, ये √2r हो जाएगा। इतना तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आता ही है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। अच्छा मान लीजिए मैं इसी चार्ज पे निकाल रहा हूं, ठीक है, इस पॉइंट को A मानता हूं, इसको मानता हूं B, इस पॉइंट को C, और इस पॉइंट को मानता हूं मैं D। नाउ इस पे कितने फोर्सेस गिर रहे हैं, इसकी वजह से, इसके वजह से और इसके वजह से, सारे सेम चार्ज हैं, रिपल्सिव होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक ये निकाल लेंगे, एक ये निकाल लेंगे। ये किसका फोर्स है बेटा, ये किसका फोर्स है, ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। क्या होगा इतना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हो जाएगा के, फिर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आर का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो डायग्राम देख के मैं लिख रहा हूं। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है एंगल, कितना है 90 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, क्या दोनों सेम नहीं लग रहे हैं आपको, दोनों सेम ही तो लग रहे हैं, देखो। तो फिर इनका क्या हो जाएगा बेटा,
एफ आर डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं पहले। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मैं f मानता हूं, क्या मानता हूं f, तो फिर क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ f का स्क्वायर फिर f का स्क्वायर फिर 2 f1 f2 cos, और cos 90 डिग्री कितना होता है बेटा, ज्ञानी लोगों को पता होगा cos 90 डिग्री 0 होता है। यह हो जाएगा 2 f स्क्वायर, या हम लोग रूट 2 f लिख सकते हैं। ये आपका एफ आर डैश हो गया, मतलब ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया, जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अब इसका जो फोर्स होगा वो भी रिपल्सिव होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, वो भी ऐसा ही होगा बेटा, वो भी ऐसा ही होगा। और ये जो होगा ये है फोर्स बिटवीन बी डी। अब फोर्स बिटवीन बी डी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के, फिर हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, फिर हो जाएगा रूट 2 आर का स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखेंगे हाफ, फिर के, फिर क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये इन दोनों का वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा f बाई 2। देखो देखो, तो अभी जो एफ बी डी है और जो एफ आर है दोनों का क्या सेम डायरेक्शन नहीं है। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेंगे, हमने अभी बता के आया कि दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इसका मतलब जो फाइनल रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू एफ आर डैश प्लस एफ बी डी, जो कि हो जाएगा रूट 2 एफ प्लस 1/2 इंटू एफ, जो कि हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, Q के जगह पे 16 इंटू 10 टू द पावर -6 क्या पॉइंट, इसका जगह पे ये डालना है, और R के जगह पे क्या डालना है बेटा 0.2 मीटर का स्क्वायर, और सारा वैल्यू डालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर नहीं रहा हूं, आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, जो कि कितना आ जाएगा 110.6 न्यूटन। ये मैं पहले से सॉल्व करके 5 न्यूटन, ठीक है, पहले से मैं इसको सॉल्व किया हुआ है, डिटेल सॉल्यूशन। आप वैल्यू डालिए, सॉल्व कीजिए, इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर जय हिंद बच्चों, नमस्कार सब लोगों को। फिर से मैं आपको इसी चैनल में नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।